सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना काल की ही, लेकिन इस कोरोना काल में, इस संकट, इस संक्रमण काल में मैं आज खास बात करने वाला हूं। मैंने पिछले हफ्ते भी की थी और आज इस हफ्ते की शुरुआत भी इसी मुद्दे से कर रहा हूं। मुद्दा क्या है? हमारी व्यवस्था की सड़ाहंद, हमारी व्यवस्था की दुर्गंध, हमारी अव्यवस्था, हमारी राजनीति करने की आदत, हर जगह नफा नुकसान, अपना वोट बैंक साध लो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? 2.25 लाख आंकड़ा पार करता दिख रहा है कोरोना मरीजों का, लेकिन हमारी राजनीति किस पर केंद्रित है? मैं दिल्ली का उदाहरण से शुरू कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं पर दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं अब दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा, बाहर वालों का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो संक्रमण का आंकड़ा है वो 28,000 है। उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं 15 दिनों में यह आंकड़ा 56,000 हो सकता है। इसीलिए हमें अस्पतालों की बेड्स की जरूरत है। यह बात और है, और पिछले हफ्ते लगातार मैंने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत भी की, मैंने फोन लाइंस भी खोल दी। आप बेड्स की, बिस्तर की बात कर रहे हैं, 5-5 लाख, 8-8 लाख। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा 8 लाख रुपए नगद रखो तो इलाज होगा। माफियाओं की तरह ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी की जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में, वो निरंकुश हैं। सरकार उन्हें नहीं रोक पा रही है, धमकी तो देती है लेकिन रोक नहीं पा रही है। कोरोना के आपको लक्षण हैं, नहीं हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं कि सिम्प्टोमेटिक हैं, आपका टेस्ट किया जाए ना किया जाए, आपको दिल का दौरा पड़ गया तो पहले आपका टेस्ट होगा। आपको लक्षण नहीं है तो आपका टेस्ट नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप दरअसल कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपका रिस्क 20% हो जाता है, जो 1% होता है। अगर आप कैंसर पीड़ित हैं, आपकी कीमोथेरेपी कर दी जाए, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि कोई लक्षण नहीं है, पता ही नहीं लगता कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपकी कीमोथेरेपी कर दी तो आपकी जान के लाले पड़ जाएंगी। इसको लेकर असमंजस चल रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, अब दिल्ली वासियों का इलाज ही होगा दिल्ली के अस्पतालों में। फिर राजनीति हावी होती है। राजनीति क्या हावी होती है? अब से कुछ देर पहले की यह बड़ी खबर है, जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फैसला पलट दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सभी का इलाज होगा, दिल्ली में हो सकेगा बाहरी लोगों का इलाज भी। लेकिन यह आलम आया क्यों? हम एक नेशनल पॉलिसी, एक राष्ट्रीय पॉलिसी क्यों नहीं लेकर आ सकते? हमारे अस्पतालों की व्यवस्था पर हम चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं होते? ताल किस बात की ठोकी जा रही है इस संकट काल, इस संक्रमण काल में अब भी, कि देखिए हमने कितने मास्क बना दिए, हमने कितनी पीपीई बना दी। अरे बेड्स कितने हैं, अस्पताल कितने तैयार हैं, क्या मरीजों का इलाज हो सकता है, या वो मारे मारे फिरते हैं? आरोग्य सेतु ऐप की बड़े गुणगान किए जा रहे हैं, वहां पर मिलता क्या है कि इस लैब में आप टेस्ट करा लो। कुछ लैब्स को टेस्टिंग का अधिकार ही छीन लिया गया, जहां आप जाओ भी तो भटकते रहिए, एक लैब से दूसरी लैब, दूसरी लैब से तीसरी लैब, आपका टेस्ट नहीं हो पाता है, आपको बिस्तर नहीं मिल पाता है। ये आलम है, पर इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम इस पर नफा नुकसान राजनीति करने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, जिस फैसले को अनिल बैजल ने अब पलट दिया है उपराज्यपाल ने? पहले अरविंद केजरीवाल की बात सुनिए। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं, बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई, तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल
केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अस्पतालों पे महाभारत दिलाएगा कोरोना पर जीत? जी हां, महाभारत किस बात पर हो रही है, किसका फायदा हो रहा है? और दूसरा सवाल, दिल्ली में कोरोना पर राजनीतिक युद्ध क्यों? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, युवा हैं लेकिन तजुर्बा असीम है, राजीव प्रताप रूडी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं, और डॉक्टर एम वली एज एन एक्सपर्ट लगातार मेरे शो पर आते रहे हैं और अपनी बात कहते रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर वली, मैं आपसे शुरुआत करने के बजाय संजय सिंह सीधा आपसे पूछूंगा, ये दिल्ली तेरी या दिल्ली मेरी, मैं दिल्ली के उदाहरण से कर रहा हूं, पूरे देश की बात करूंगा, तेरी दिल्ली मेरी दिल्ली, ये खेल चलेगा संकट काल में, संक्रमण काल में? देखिए संदीप जी, ऐसा है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारी अव्यवस्थाओं का अंबार, सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें, सारी झंझटें, सारी समस्याएं वो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में आ गई हैं। मैं पहले तो अपने प्रयास जो दिल्ली सरकार ने किए हैं वो 1 मिनट में आपको बता दूं और फिर आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। आज अगर दिल्ली में टेस्टिंग की बात आप करें, प्रति 10 लाख 12,198 लोगों की टेस्टिंग दिल्ली कर रहा है, तमिलनाडु 7400 कर रहा है, राजस्थान 6200 कर रहा है, कर्नाटक 5400 कर रहा है, महाराष्ट्र 4400 कर रहा है, गुजरात 3500 कर रहा है, बंगाल 2500 कर रहा है, मध्य प्रदेश 2374 कर रहा है, उत्तर प्रदेश 1532 कर रहा है, बिहार 769 कर रहा है। यानी टेस्टिंग में, प्रति 10 लाख टेस्टिंग में देश भर में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य दिल्ली है। जो अस्पताल में भर्ती होना चाहे वो भर्ती हो रहा है क्या? आप ये आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं। 3 दिन पहले आप ही के सहयोगी राघव चड्ढा से भी मैंने यही सवाल पूछा, आंकड़े लेकर बैठ गए। मेरा सवाल यह है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है या किसी को दिल का दौरा पड़ गया या किसी को कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत है, अस्पताल अवेलेबल है क्या? सवाल यह है। जवाब दूंगा जी, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैं वही बताने जा रहा था। आज अगर लोगों के इलाज के बारे में आप कहते हैं कि दिल्ली में हम लोगों का जीवन बचा पाने में कितना सक्षम रहे हैं, उसमें अहमदाबाद शहर प्रति 10 लाख 118 लोगों की मृत्यु हो रही है, मुंबई में 83, पुणे में 55, दिल्ली में 32, अहमदाबाद 6.9%, मुंबई 3.1%, पुणे 4.4%, दिल्ली 2.6%। मुझे आप बताइए कि अगर दिल्ली की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, यहां पे अव्यवस्थाओं का चारों तरफ अंबार है, लोग अगर बहुत ज्यादा परेशानी है, तो ये जो आंकड़े हैं टेस्टिंग में और लोगों का जीवन बचा पाने में जो हमें सफलता मिली है, ये क्या पूरी तरीके से गलत है? जो है ना स्टैटिस्टिक्स, बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं। 8 लाख रुपए की बात अरविंद केजरीवाल ने की, 8 लाख रुपए की बात अरविंद केजरीवाल ने की कि 8 लाख रुपए रख दो तब आपको दाखिला मिलेगा। ये हो रहा है ना दिल्ली में, ये हो रहा है। अरे जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल बेड के लिए दिक्कत कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम दिल्ली सरकार कर रही है। उस पर भाजपा के मित्र विरोध में चले आते हैं। हमने उन पैथोलॉजीज के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने संदीप जी निगेटिव को पॉजिटिव रिपोर्ट दे दिया, पॉजिटिव को निगेटिव रिपोर्ट दे दिया, लोगों के जीवन जी नहीं, वो आरएमएल का केस है। संजय सिंह, एक मिनट, ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है। नहीं, ना 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 ना, कंफ्यूजन मत फैलाइए। संजय सिंह, 3 जून का आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो ऑर्डर था, उसको आपने इंप्लीमेंट किया। ऑर्डर क्या था? एसिम्प्टोमेटिक आदमी है, ये उदाहरण मैं दे चुका हूं। आज मेरे ही घर में मेरे एक रिश्तेदार की मौत हो गई इस असमंजस के चलते। मैं इसे पर्सनल नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये हर आदमी के साथ, हर मरीज के साथ दिक्कत हो रही है। एसिम्प्टोमेटिक है कोई, आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे, उसको दिल का दौरा पड़ा है, उसका रिस्क 20% हो जाता है। संजय जी, पूछ लीजिए डॉक्टर वली यहाँ पर बैठे हैं। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कीमोथेरेपी उसकी होनी है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में कीमोथेरेपी होती है, उसका हर हफ्ते 2 हफ्ते में टेस्ट किया जाएगा, किया जाना चाहिए, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो। आप 6 लैब्स को बंद कर देंगे और ये कह देंगे केंद्र का आदेश। क्या बात कर रहे हैं? मानो आप केंद्र की हर बात मानते हैं। 32 लैब दिल्ली में चल रही है।
32 लैब दिल्ली में चल रही है, 32 लैब में टेस्टिंग हो रही है। आप क्या चाहते हैं? ऐसे लैब हम खोल के रखें जो पॉजिटिव को नेगेटिव रिपोर्ट दे दें? पॉजिटिव को नेगेटिव की बात नहीं, अभी अनिल बैजल ने जो आदेश दिया है, एक मिनट संजय जी, अनिल बैजल एलजी ने जो आदेश दिया है, एलजी ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस का हवाला दिया और कहा है कि आप कोरोना का भी टेस्ट दें, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके भी टेस्ट किए जाएं। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? बिना लक्षण वालों की जांच ना हो। मतलब ये महाभारत चलेगी, कानून पर लड़ाई होगी, कानून की बात निकाली जाएगी। संदीप जी, देश में जो राज्य सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है, आप कह रहे वहां टेस्टिंग नहीं हो रही है। मैंने आंकड़े आपके सामने दिखाए, 12,000 अगर मैं गलत कह रहा हूं ना संजय सिंह, 3500 टेस्टिंग गुजरात कर रहा है, 1500 टेस्टिंग उत्तर प्रदेश कर रहा है। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ टेस्टिंग। मैं उन बातों पर भी आऊंगा, मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। डॉक्टर वली, मैंने गलत हवाला दिया क्या? एसिम्प्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी उसके चलते। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। डॉक्टर वली, 6 लैब्स की उनको टेस्ट करने से रोका गया, उन पर बैन लगा कि नहीं लगा? गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, मैंने एक बहुत आम बात की थी, जैसे शाम डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा था कि टेस्टिंग या एडमिशन, इसमें हमको कुछ नहीं देखना है। ये टेस्टिंग हम भारत के आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, वी बिलोंग टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अगर मैं किसी डॉक्टर के यहाँ जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोरोना टेस्ट करा दीजिए, क्योंकि मेरे घर के पड़ोस में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है, या पेशेंट का ये प्रोग्रेटिव है, तो उसको करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे पास किसी की शॉर्टेज नहीं है, इसको अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस समय टीम वर्क करने का टाइम है, इस समय डिवाइड का टाइम नहीं है। आपने महाभारत शब्द यूज किया, महाभारत हमको कोरोना से लड़ना है, तो लड़ नहीं रहे ना। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर वली, मुझे बताइए, मैं अपना एक निजी उदाहरण दे रहा हूं, पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं। दिल का दौरा पड़ा मेरे एक रिश्तेदार को, उसे छूने से इनकार कर दिया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो, पर टेस्ट नहीं हुआ, उसको तुरंत इलाज नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, थ्रोम्बोसिस होना चाहिए था। 8 घंटे का डिले हो गया और जान चली गई। जो हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा ये कैश 22 सिचुएशन है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने सिचुएशन बना के पेश नहीं की, ये एक्चुअल में सिचुएशन होती है कि व्हेन ए पर्सन इज हैविंग इमीडिएट मैनेजमेंट क्राइसिस, तो उस समय हाउ कैन वी डू दिस कोरोना टेस्ट? या तो हम बहुत बाहर की कंट्रीज में जो तुरंत वाला रिजल्ट देता है वो करें, या किट से हम फिर वेट करें। तो उसका तो ट्रीटमेंट हम ये प्रिज्यूम करके ही करते हैं, अनलेस प्रूव्ड के कोरोना नेगेटिव है कि पॉजिटिव होगा, तो वो सारी सावधानियां हमने लेनी पड़ती हैं। क्योंकि एक पेशेंट ऐसा हुआ, गंगाराम हॉस्पिटल में कोने में ले जाके उसको रखा गया, क्योंकि एज पर ऑर्डर गंगाराम हॉस्पिटल को नहीं थे, तो उन्होंने सारा उसके लिए आईसीयू पूरा इमरजेंसी में बच्चे के लिए सेट किया, क्योंकि उसको थेरेपी देनी थी। तो ऐसा तो फिर एक्सपेंडिचर वगैरह वो सब लायबिलिटीज बढ़ जाएगी ना। तो ये टेस्ट का जो मुद्दा है, उसको इतना ज्यादा वो नहीं करना है। और ये जो एडमिशन वाली बात थी, ये तो आपने भी बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये सब सॉल्व हो गई, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ने यही आवाज उठानी पड़ती है ना राजीव प्रताप रूडी स्क्रीन पर राजीव प्रताप रूडी, मुझे ये बताइए, अगर एक मुख्यमंत्री, अब मैं पलटकर दूसरी तस्वीर अब पेश कर रहा हूं, अगर एक मुख्यमंत्री है, वो अपने राज्य के लोगों के लिए बेड्स मुहैया कराना चाहता है, संसाधन जो अवेलेबल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उसके राज्य के लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो, तो गलत क्या है? दिल्ली के अस्पतालों पर दिल्ली वासियों का पहला हक क्यों ना माना जाए? आपने संदीप जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल शुरू में कहा था कि इन सब जो संकट दिल्ली के सामने दिख रहा है, एक नेशनल पॉलिसी क्यों ना हो। और उसी समय लगा कि इस विषय का मुझे अगर मौका मिलेगा तो जरूर कहूंगा कि हम सब, चाहे आप अपने स्टूडियो में बैठे हो, मैं अपने आवास पर हूं, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी संविधान से आता है। और संविधान के धारा 14 और 21 में स्पष्ट रूप से लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया है। तो ये जो विषय आप रख रहे हैं कि किसी राज्य की सरकार को अधिकार है, और उस अधिकार का परिधि क्या है, और क्या उसको इस बात का अधिकार है कि मान लीजिए कल कोई बिहार की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, और वहां आप और हम दूसरे राज्य के निवासी हो, मैं तमिलनाडु से आया हूं,
और वहां की राज्य सरकार कहे कि तुम बीमार पड़ गए हो और तुम्हें दिखाने के लिए वापस तमिलनाडु जाना पड़ेगा या पंजाब जाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कह रहे तो अरविंद केजरीवाल। नहीं, राजीव प्रताप सुनिए। रूडी, देखिए फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। वो कह रहे हैं जो केंद्र सरकार के मातहत आते हैं अस्पताल, एम्स है, उसमें आरएमएल है, वहां पर आप इलाज कराइए। दिल्ली ठीक है, सरकार तो के अंदर जो अस्पताल है उन पर दिल्ली वासियों का हक पहला है। हाँ, तो सबसे अच्छी बात संदीप जी, आप भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं अभी से, हमारे मित्र या हम में से कोई व्यक्ति अभी कोई रास्ते में बेहोश हो गया और उसके बाद वो किसी अस्पताल में पहुंचता है, उसको कोविड भी है और भी संकट है, तो पहले तो 1 घंटा वो अस्पताल में, उसको पहले ये तय करना पड़ेगा मरने के पहले कि भैया तुम दिल्ली वाले हो कि देश वाले हो। तो आपके हिसाब से केजरीवाल साहब ने तय कर लिया है कि दिल्ली वाला जीवित रह सकता है लेकिन देश वाला जीवित नहीं हो सकता है। आप भी उसी बात को संपुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा मैं निर्णय सवाल लिया। पूछ रहा हूं। अब आप तो सवाल, तो आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं संदीप जी। आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मैंने आपने पूछा वही का उत्तर दे रहा हूं, मैं दूसरा बात थोड़ी ना कह रहा हूं। हाँ। देखिए, जो आज जिसके अधिकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एनडीएमए एक्ट के जो चेयरमैन है, और एनडीएमए एक्ट जो भारत सरकार की एक्ट है उसके धारा 18(3) के तहत उन्होंने केजरीवाल साहब के उस आदेश को समाप्त कर दिया। मेरा एक ही विषय है, देखिए आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में कोरोना है, दुनिया में कोरोना है, यह समय है जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। परंतु दिल्ली ऐसा क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा कठिनाई है कि दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली वाले दिल्ली को देखे, भारत की सरकार दिल्ली को देखे, मैं अपने वालों को देखूंगा। हम सब तो दिल्ली रहने नहीं आते तो हैं। सब राज्य देख रहे हैं ना। देखिए राजीव प्रताप रूडी, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार ने मजदूरों को लेने से मना कर दिया ना कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने दो। यूपी अपने हिसाब से चल रहा है। आज की तारीख में भी आप तो खुद पायलट हैं। अगर तो हवाई उड़ान से कोई जा रहा है, बेंगलुरु चला जाए, कोलकाता चला जाए, चेन्नई चला जाए, हर राज्य ने अपने क्वारंटीन के रूल्स बना रखे हैं ना। अगर राज्य अपने वासियों के लिए कानून बना रहा है तो उसमें गलत क्या है? यही तो हमारा संघीय ढांचा है। हाँ, नहीं तो संघीय ढांचा में आप फिर शायद अध्ययन थोड़ा संदीप जी आजकल छोड़ दिए हैं। हाँ। जब राज्य सरकारों ने क्वारंटाइन का रूल बनाया तो उसके एनडीएमए एक्ट के तहत वो सब मानक दिए गए जिसके तहत राज्य सरकार ने बनाया। किसी राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो एनडीएमए एक्ट के उल्टा था। तो शायद इस बात का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो देश का जो राष्ट्रीय एक्ट था उसी के अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य बहुत अच्छा किया आपने राष्ट्रीय एक्ट के बारे में बात कर दी। अब मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड, राजीव प्रताप रूडी, कमाल है, बिल्कुल पॉइंटेड। आप तो बात पॉइंटेड, आप एक बात जैसे ही आप फंसते हैं। नहीं, मैं फंस नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं फंसता। ये मत किया कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने एनडीएमए का जिक्र कर दिया। राजीव प्रताप रूडी सुनिए, मुझे ये बताइए नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं लागू की जाती? ये सारा विवाद महाभारत खत्म हो जाएगी। संदीप जी आप बहुत अच्छे एंकर हैं। आप ये तय कर लीजिए, चाहे वो संजय जी के लिए लागू हो या मेरे लिए लागू हो, एक बात तो एंकर लोग तय कर ले कि आप पैनलिस्ट हैं कि एंकर हैं। और मैं सबसे पूछता, अगर आप पैनलिस्ट हैं तब तो आप बोलिए अपनी बात, एंकर है तो सबकी बात सबके सामने रख करके रखिए। तो दोनों में से एक चीज तय कर दीजिए। अब आगे हम लोग बढ़े। अब आप तो नीतिगत फैसला कि कौन सा कानून लागू किया जाए। राज्य सरकारों को अपनी गरिमा है, राज्य सरकार ने नियम, राज्य सरकार गलत करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ केंद्र सरकार जाएगी और लोग जाएंगे। केंद्र सरकार भी गलत करेगी तो उसके ऊपर भी संविधान है। तो इसलिए इसको आपने, यह संकट इसलिए उत्पन्न हुआ कि दिल्ली की सरकार ने कहा कि सिर्फ दिल्ली वालों को हम देखेंगे। मैं इसमें एक ही शब्द जोड़ना चाहूंगा संदीप जी, आप नाराज मत होइए। नहीं, मैं नाराज नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा स्थिति दिल्ली में उत्पन्न किया, और मुझे याद है जिसको एक अंग्रेजी का शब्द है एनार्की। वो दिल्ली में एनार्की पैदा करना चाहते हैं। वो एक ऐसी परिस्थिति है, और उसके 2 उपाय। मैं ये कह रहा हूं कि ये है नहीं वो एनार्किस्ट, केजरीवाल साहब एनार्किस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इस 20 जनवरी 2014 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं अपने जुबान से कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, जिस प्रकार से उन्हें बिहार के बारे में आपकी चिंता आ रही थी, उन्होंने कहा था बिहार के लोग दिल्ली चले आते हैं 500 रुपए का टिकट कटा करके और उपचार 5 लाख रुपए का करके चले जाते हैं। ये बातें कौन मुख्यमंत्री करता? आप ही मुझे बताइए ना। जो मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता हो, मैंने आपकी बात सुनी और आपने कहा कि मैं रिसर्च कम करता हूं, मैं फंस गया। 1 मिनट, अभी आपने जो ये तकरीर दी, मैं तकरीर शब्द इस्तेमाल करूंगा, और बिहार को भी ले आए तो राजनीतिक निशाना भी आपने साथ दिया, क्योंकि आप इतने महीन खिलाड़ी हैं राजनीति के। आपने कहा संघीय ढांचे की भी बात कर दी, आपने एनडीएमए की भी बात कर दी, संघीय ढांचे की भी दुहाई दे दी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी बात कर दी। जो मेरा मूल सवाल है कि ये महाभारत ही ना हो, आप नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि एक कानून, एक रेट,
एक पॉलिसी हर अस्पताल के लिए पूरे देश में लागू होगी। ये क्यों नहीं कर देते? हाँ संदीप जी, पता नहीं ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी और ये हमने इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया। अगर आपकी जानकारी हो तो बता दीजिए देश को, हम लोग भी बता दें कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्या होगा। हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरा अध्ययन नहीं है। जो आप बड़ा आइडिया दे रहे हैं तो ये बड़ा आइडिया हो सकता है, और आपकी बात टीवी से जा रही है। हमको आइडिया नहीं कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अभी क्या हो सकता है। वाली साहब बताएंगे या बाकी लोग बताते हैं? नहीं, मैं बड़ी आसान भाषा में, अब सुप्रिया श्रीनेत बड़ी आसान भाषा में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की बात को तो घुमा गए राजीव प्रताप रूडी। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट या एपिडेमियोलॉजी एक्ट की बात कर दूं, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होती है कि कालाबाजारी ना हो तो रेट तय कर दिए जाते हैं। अस्पतालों में कितने पैसे लिए जाएंगे या अस्पतालों को टेक ओवर करने की भी अगर जरूरत पड़े तो वो कानूनी प्रावधान है, उनको लागू क्यों नहीं किया जाता? ये राजनीति हावी क्यों होती है? आज की तारीख में आम आदमी को अस्पताल नहीं मिल रहे, अस्पताल मिल रहे हैं मुंह मांगे, पैसे लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग हो नहीं रही और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आप इस मौका दीजिए आपको संवेदना देने का। आपने अपने परिवार में किसी की मृत्यु का जिक्र किया था, तो आप मेरी संवेदनाएं स्वीकार करिए। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, और हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं और मुझे लगता है कि शायद संजय सिंह जी को छोड़ के रूडी जी और मेरा तो वोट यहाँ नहीं है, लेकिन हम दिल्ली में काफी सालों से रहते हैं, हम यहीं पर काम करते हैं, तो हम दिल्ली वासी हैं कि नहीं, पहले तो ये डिस्क्राइब करना होगा। दूसरा सवाल, क्या हम वोटर आईडी ही लेकर दिल्ली वासी बनेंगे? हम तो दिल्ली में कई सालों से रह रहे हैं, यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हमें हॉस्पिटल नहीं एडमिट करेगा केजरीवाल साहब के अकॉर्डिंग। दूसरा सवाल यह है कि 12 अक्टूबर 2018 को गुरु तेग बहादुर सिंह का हॉस्पिटल का जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता था, एक सेम मामला आया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी और कहा था कि ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के वोटर आईडीज पर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है, उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये तमाशा किया ही क्यों गया? क्योंकि ऐसा सिमिलर ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया था। ये दूसरी बात है। तो आप क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे थे? आप क्या सिर्फ लोगों की पब्लिक उकसाने की बात कर रहे थे? क्योंकि सेम ऑर्डर 12 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ही रिजेक्ट किया है, गुरु तेग बहादुर सिंह। तीसरा सवाल मेरा यह है कि आज दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे लोगों के लिए ही सुरक्षित रहेंगी गवर्नमेंट बेड्स। आपकी जो गवर्नमेंट बेड्स हैं, जो दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट बेड्स हैं, उसमें से 72% वेकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सिर्फ 12% वेकेंट क्यों है? और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जो केजरीवाल जी ने किया वो मुझे लगता है अनैतिक है, और सबसे ज्यादा ऐसी आपदा के वक्त वो शायद ये शालीनता नहीं है करना, ये अमानवीयता है। और लास्ट बस केंद्र सरकार के बारे में भी बात कहना चाहती हूं। आप नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहे थे, इससे बड़ी तो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी देश में आ ही नहीं सकती है। Exactly. लेकिन सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने जिस तरह से पल्ला झाड़ा, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हॉस्पिटल्स मिलाकर दिल्ली में आज केंद्र और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो केंद्र के अंदर आता है, 16,700 बेड है, लेकिन सिर्फ 1502 बेड की जो है वही रिजर्व हुई है कोरोना के लिए। ऐसा क्यों है? आपने 3 अहम सवाल उठाए हैं संजय सिंह। अब जो मेन सवाल उठाया है, सुप्रिया ने खुद का उदाहरण दिया है और राजीव प्रताप रूडी का भी, कि हमारी तो दिल्ली में वोट नहीं है, हम सही मायने में दिल्ली वासी या आईडी नहीं है। मुझे लगता है राजीव प्रताप, एक मिनट संजय सिंह अकेले स्क्रीन पर। संजय सिंह, मैं एक-एक करके जवाब। हाँ, नहीं, मुझे पहले ये बताइए, दिल्ली वासी कौन है? आप दिल्ली वासी हैं क्या? अरविंद केजरीवाल भी हांसी से आते हैं, मनीष सिसोदिया पिलखवा के हैं, आपका तो पूरे मंत्रिमंडल का मैं ब्यौरा दूं तो उसमें से 90% तो दिल्ली से बाहर के मिलेंगे। संदीप जी, मैं दिल्ली वासी हूं या नहीं हूं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों की मुझे चिंता है कि नहीं है, ये टीवी चैनल पे आपके यहां मैं बोलकर और बताकर नहीं साबित कर सकता। पिछले 3 महीने से, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, एक भी दिन चैन से नहीं सोया हूं। दिन रात उन्हीं यूपी बिहार के अपने भाइयों के लिए काम कर रहा हूं, चाहे रसोई चलाने की बात हो, चाहे राशन बांटने की बात हो, चाहे उनको घर पहुंचाने की बात हो, हर चीज में रात में 2 बजे तक भी फोन उठाता हूं लोगों का। इसलिए बैठ के मैं यहाँ पे साबित करूं कि मैं यूपी बिहार के भाइयों के लिए क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। उसमें पूरा बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। जो पॉइंटेड उन्होंने सवाल पूछा है, एक एक चीज का मैं जवाब दे देता हूं।
पहली बात तो इसको दिल्ली और बाहरी की दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए। दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया 10,000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सबके लिए। दिल्ली के 10,000 बेड जो दिल्ली राज्य सरकार के हैं, उसमें हमने कहा कि दिल्ली में रहने वाले ही उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, यहां कोई आसमान से टपका हुआ व्यक्ति नहीं है। यहां पर भी यूपी, बिहार, हरियाणा के लोग ही रहते हैं। उन्हीं लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने ये फैसला लिया और कहा साफ तौर पे कि ये विशेष परिस्थिति है। कभी हिंदुस्तान में इतना बड़ा लॉकडाउन लगा था क्या? कभी इतनी बड़ी भूख का संकट लोगों को सामना करना पड़ा था क्या? इतने बड़े बेरोजगारी के संकट का सामना करना पड़ा था क्या? एक महामारी की स्थिति है, एक महासंकट का स्थिति है। उस महासंकट की स्थिति में उन विशेष परिस्थितियों में निर्णय लिया गया। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक ये कोरोना संक्रमण काल है तब तक के लिए निर्णय कोई अस्थायी निर्णय नहीं है। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। हाईकोर्ट के निर्णय के हम कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। एक विशेष परिस्थिति कोरोना संक्रमण की, उसमें भी 10,000 बेड केंद्र के तो हाईकोर्ट का आपने खुद कह दिया, जो सुप्रिया श्रीनेट सवाल उठा रही थी, हाईकोर्ट ने जब पहले ही फैसला सुना रखा है कि सबके लिए अस्पताल खोलने होंगे, तो आप फिर से आदेश क्यों जारी कर देते हैं? तो बात पूरी नहीं होगी फिर। हाँ, अगर उन्होंने सवाल किया है उनका जवाब तो देने दीजिए। हाँ, उन्होंने एक सवाल किया संदीप जी कि 72% दिल्ली के बेड खाली है। यह पूर्णतः गलत जानकारी है। दिल्ली के अंदर 4,000 बेड जो दिल्ली राज्य के अस्पतालों के हैं वो कोरोना को डेडिकेटेड हैं। जो 6,000 बेड बाकी हैं उसमें दूसरे मर्ज के इलाज होते हैं और आवश्यकता पड़ने पे हमारे सारे बड़े हॉस्पिटल आप देख लीजिए, चाहे वो एलएनजेपी हो, चाहे जीटीवी हो, चाहे राजीव गांधी हो, हम सारे बड़े हॉस्पिटल हमने कोरोना के लिए रिजर्व कर रखे हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको बढ़ाएंगे। आज की तारीख में हमारे पास 9,000 बेड है, उसमें से 3,500 बेड आज भी अस्पतालों में खाली है। जहां पे प्राइवेट के अस्पतालों में दिक्कत आ रही है उस पर कार्रवाई करने का भी काम हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब कुछ उपलब्ध कराने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे सवाल का उत्तर उन्होंने ही दे दिया। 1500 बेड खाली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और एमसीडी के हॉस्पिटल के सिर्फ 1500 बेड रखे गए हैं कोरोना के लिए। वो बेड की संख्या भी इन अस्पतालों में बढ़ाई जा सकती है। वो चाहे एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे आरएमएल हो, चाहे लेडी हार्डिंग हो, उस पर भी केंद्र सरकार को एक मिनट राजीव प्रताप रूडी अब स्क्रीन पर। राजीव प्रताप रूडी, मुझे ये बताइए, जो संजय सिंह कह रहे हैं उससे बोध ये आता है कि मेरे घर में दिक्कत हो, आपके घर में खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई दिक्कत आ गई तो पहले अपना घर संभालेंगे या दूसरों के लिए अपने घर को खोल देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपने 5 मिनट का समय दे दिया। इस बीच में मैंने देखा कि संविधान में कोई प्रोविजन है कि नहीं कि नेशनल इमरजेंसी हेल्थ का हो। तो नेशनल इमरजेंसी है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण है, धारा 352 के तहत वो इमरजेंसी लगेगा। और देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर कोई स्थिति हो तो उसके लिए एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एनडीएमए एक्ट है जिसके तहत ये कवर्ड है, जो आप कह रहे थे। तो एक प्रकार से आप सही हैं, जो एनडीएमए एक्ट के तहत कवर होता है। देखिए यही एक मिनट राजीव, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए इसे कहते हैं शालीनता, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सुझाव उन्होंने बाकायदा पहले कहा मुझे जानकारी नहीं, और जानकारी हासिल भी कर ली और ये मानते भी हैं। इस तरह की अगर दरियादिली और इस तरह की मैच्योरिटी हमारी सारी राजनीतिक जमात दिखाए तो बेहतर होगा। पर मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है। राजीव प्रताप रूडी, घर में दिक्कत होगी अपने घर को संभालोगे, दूसरों के लिए घर खोल दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम नेता हैं, हम शासन हैं, हम सरकार हैं, और हमारा क्या दायित्व बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति हम अगर दिल्ली में अभी भूकंप आ जाए तो दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार ये कहेगी कि पहले आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ फिर अस्पताल में भर्ती करेंगे, कि तो दिल्ली वाला को पहले भर्ती करेगी भारत। तो सबसे पहले बात ये आता है कि हम देशवासी हैं कि दिल्लीवासी हैं, और देशवासी ही दिल्लीवासी है और दिल्लीवासी ही देशवासी हैं। अगर जैसे ही आप इसको चिन्हित करेंगे तो ये संकट उत्पन्न होगा। संकट सबके लिए बराबर है। अगर राज्य की सरकार, क्योंकि राज्य सरकार, देखिए अब संजय भाई ने क्या कहा कि गुजरात से हमारी देखिए, बिहार से हमारी देखिए, मध्य प्रदेश से देखिए, हम इतना कर रहे हैं, इतना। आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? अभी कोई वोट का समय नहीं है, वोट आएगा तो आप कीजिएगा ना जो करना है। अभी तो आप काम कीजिए ना, क्यों तुलना कर रहे हैं कि हम बेहतर हैं दूसरे खराब है, केंद्र की सरकार खराब है, बेहतर है? छोड़ दीजिए। देखिए आप मुझसे बेहतर कानून जानते हैं। अगर इसी लॉजिक को फिर आगे बढ़ाया जाएगा कि सबके लिए है, फिर ये डोमिसाइल का मूल निवासी कहां के हैं, डोमिसाइल पॉलिसी, हर राज्य अपना 70, 80, 90 अलग अलग चीज दी, बहुत बढ़िया सवाल। नौकरी
बढ़िया डोमिसाइल के लिए बनाकर रखते हैं, फिर तो सब खत्म करिए। बढ़िया सवाल संदीप जी, यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। अगर कोई राज्य का रिजर्वेशन लागू करता है तो आज के दिन वो नहीं करता है, उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है। तो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये संविधान में सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कानून बनाया जाता है, कोई ओवरनाइट रिजर्वेशन नहीं करता है। वो बड़ा सवाल आपने किया, तो ये संविधान की ही ताकत पर दिल्ली की सरकार है, और दिल्ली की सरकार में अंतिम अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है, जो एलजी के माध्यम से करते हैं। ये सब तय है, कोई ओपन एंडेड डिस्कशन नहीं है कि दिल्ली की सरकार जो मन में आएगी। दिल्ली की सरकार मतलब केजरीवाल के साथ की सरकार, उनका भी तय है कि आप ये कर सकते हैं। अगर संवैधानिक रूप से वो गलत है तो भारत की सरकार और उच्चतम न्यायालय और न्यायालय उसके बीच में आएगा। तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि राज्य सरकारों का भी दायित्व और बोध बताया गया है, केंद्र सरकार का भी तय है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के दोनों संबंधों के बारे में बताया, और जब भी इसमें विवाद हुआ है तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करके उसको सफाई दी है। साधारण सी बात है। और देश ठीक है, सुप्रिया, पर मुझे ये बताइए, ये राजनीति का विषय है या भाई अगर आप मुख्यमंत्री हैं किसी सूबे की, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने सूबे के लिए ना। हर राज्य का जो प्रतिनिधि है, जो सर्वे सर्वा है, वो अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बिल्कुल लड़नी चाहिए लड़ाई, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी आपदा नहीं है ना संदीप जी। ये आपदा भी तो वैश्विक है। ये सिचुएशन, जैसे रूडी जी ने कहा, ये तो पहली बार ऐसी सिचुएशन पूरा विश्व फेस कर रहा है। जो हेल्थ इमरजेंसी का प्रोविजन है वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे वक्त पर ये कह देना कि लोगों का इलाज नहीं होगा, और मैं अभी भी एक ही सवाल पे अटकी रहूंगी, और शायद आपको ये थोड़ा अनुचित लगे, दिल्ली वाला कौन है उसकी तो पुष्टि नहीं हो रही है। दिल्ली वाली क्या मैं तभी होंगी जब मेरे पास वोटर आईडी कार्ड होगा दिल्ली का। मेरा वोटर आईडी कार्ड तो महाराजगंज का, मेरी तबियत खराब हो जाती है तो केजरीवाल जी के अकॉर्डिंग तो मैं एडमिट नहीं हो सकती थी। मैं एक बात और कहूंगी कि संजय जी बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा 72% गलत है। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं। तो क्या 4 लॉकडाउन के बावजूद, और इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है, क्या 4 इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बावजूद हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही नहीं कर पाए? हमारी ये ऐसा त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग इधर से उधर फिर रहे हैं। नहीं, ये बड़ा सवाल है सुप्रिया। देखिए, ये बड़ा सवाल है। आपने महाराजगंज का जिक्र किया, संजय सुल्तानपुर से हैं, छपरा से चुनाव, सारण से चुनाव लड़ते हैं राजीव प्रताप रूडी। अब अगर इटावा, मैनपुरी में, सुल्तानपुर, महाराजगंज का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो दिल्ली क्यों आता है? क्योंकि 70 साल में विश्व गुरु की होने की हम ताल ठोकते हैं। हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं। हमारे पास बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली इसलिए आते हैं लोग, इसलिए दिल्ली ओवरक्राउडेड है। यह भी एक हकीकत है, पर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि 70 साल में हमने हासिल क्या किया, हमने अस्पताल बनाए क्या, हमारे पास ट्रेन मैन पावर है कि नहीं है। देखिए, ऐसा है संदीप जी कि अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की और जॉब क्रिएशन की बात करने लगे तो वो बिल्कुल, आज जो डिबेट है वो बेड तो नहीं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहा हूं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गांव देहात में, जिलों में कितने अच्छे अस्पताल हैं? कौन अपना इलाज वहां कराना चाहेगा? बीमार हुआ दिल्ली भागेगा। बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं लोग। वहां तो छोड़ दीजिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं कराना चाहते हैं। लोग क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल 88% ऑक्यूपाइड है और दिल्ली सरकार के बेड्स इतने ऑक्यूपाइड नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ संजय जी से कि आपके 38 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने सिर्फ 5 को ही क्यों कोविड डेडिकेटेड किया है? मैं पूछना चाहती हूँ रूडी जी से कि क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 1502 बेड दिए हैं दिल्ली में कोविड डेडिकेटेड? क्या इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि प्राथमिकता तो आज सब लोग होने चाहिए। ये तो राजनीति चलती रहेगी कि दिल्ली बनाम दूसरे लोग, यही तो राजनीति चल रही है। इससे कोरोना की जंग हम जीत जाएंगे क्या? डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछली दफा मेरे कार्यक्रम में आए, बहुत अहम सुझाव देकर गए थे। 2 सुझाव जो दिए थे उन पर सवाल भी मैंने पूछे हैं, और साथ इन्होंने एक गाइडलाइंस, एक तरीका बताया था कि ये 7 चीजें कर दो, आप अपने घर में आईसीयू बना सकते हो। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके थे जो डॉक्टर के अग्रवाल ने बताए। और डॉक्टर के अग्रवाल, आपने जो उस दिन सुझाव दिए थे मैंने बाकायदा पूछे, और राजीव प्रताप रूडी वाज मैग्नानिमस इनफ। पहले उन्होंने कहा पूरी जानकारी नहीं है, फिर उन्होंने रिसर्च भी कर ली कि यह किया जा सकता है। हम नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं लागू करते? एपिडेमिक एक्ट
क्यों नहीं लगाते हैं कि अस्पताल इससे ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे और मरीजों को भर्ती करना होगा। कालाबाजारी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यह हो क्यों नहीं सकता डॉक्टर के अग्रवाल? देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था 7 पॉइंट का, उसको मैं आगे लेकर गया हूं। मैं सारी RWS से बात कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी कॉलोनी में एक घर को ले लें और उस घर को आप कोविड फैसिलिटी क्रिएट कर दें कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा वो वहां रहेगा। सारे लोग जो एक एक घर में एक एक कमरे में आइसोलेट करने से अच्छा है कि आप एक कॉलोनी में एक फ्लोर के अंदर में सब लोग वहां रहें, आपस में मिलें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, उनको अकेलापन भी नहीं होगा और सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, कोविड पेशेंट नेगेटिव पेशेंट वहां पे ना आ जाए। ऐसे 1-2 RWA ने कर भी लिया है। परसों में करीबन 70-80 RWA मीटिंग से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं और सरकार भी कर सकती है। सरकार डिसीज एपिडेमिक एक्ट में सारे RWA को बोल सकती है कि आपके RWA में एक फ्लोर के अंदर में एक ही घर में एक एक कमरे में एक एक मरीज रहने के बदले सारे कोविड पॉजिटिव लोग को हाट करके एक मकान में रहें, एक दूसरे का खाना बनाएं, आपस में हेल्प करें। ये चीज पॉसिबल है। वहां पे आपको सिर्फ एक ऑक्सीमीटर रखना है और साथ में आपको एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखना है और ये 2 चीजें अगर आप रखते हो और बाकी हॉस्पिटल का अटैचमेंट हो और बाकी जो मैंने दवाइयां बताई थी वो तो एक अलग हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के लिए था। आपने जो एपिडेमिक एक्ट की बात की, आप RWAs पर लगा रहे हैं, सराहनीय आपका प्रयास है ये और सरकार को गौर करना चाहिए डॉक्टर के अग्रवाल। पर ये एपिडेमिक एक्ट अस्पतालों पर लागू क्यों नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। एक आम आदमी एक मरीज क्यों भटक रहा है? अभी एक सर्कुलर घूम रहा है जो संजय सिंह जी बता पाएंगे, क्योंकि अभी एक सर्कुलर घूम रहा है सरोज हॉस्पिटल का जिसमें लिखा है कि अगर आप कम से कम 3 लाख रुपए चार्ज करेंगे, अगर हॉस्पिटल में आया तो 5 लाख 8 लाख। ऐसा हो नहीं सकता कि आप डिसीज एपिडेमिक एक्ट लागू करो और उसके साथ में बोलो अस्पताल को कल से तुम कोविड हॉस्पिटल और फिर आप उसके चार्जेस को फ्रीज ना करो। आप उनके चार्जेस को फ्रीज करिए या उस हॉस्पिटल के लिए बोलिए कि कल से जो है 3 महीने के लिए मैं हॉस्पिटल टेक ओवर कर रहा हूं। Exactly. आपकी सैलरी हम देंगे, आपके जो चार्जेस है वो हम देंगे, हम चलाएंगे, आपका स्टाफ चलेगा, इसके बदले में हम हॉस्पिटल को इतना अमाउंट कंपनसेशन करेंगे। अगर हॉस्पिटल को आप अलाउ करोगे कि कोविड हॉस्पिटल बना दिया, वो तो लिखेगा मैं तो पर पेशेंट 10 लाख रुपए लूंगा, 8 लाख रुपए लूंगा, क्योंकि आप मेरी बाकी सर्जरी सारी बंद करा रहे हो। तो आई थिंक जो संजय सिंह जी यहाँ आपसे बैठे हुए हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप हॉस्पिटल्स को बोलिए कि हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्टिकल 47 में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको इतना सब्सिडी दे रहे हैं, आपकी सैलरीज हम देंगे, आप लोगों को एडमिट करो और इतना चार्जेस पेशेंट। संजय सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। इंश्योरेंस संजय सिंह, फीस क्यों नहीं लग जाती? प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर भी कर रहे हो, जो डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं, वो कोविड अस्पताल बन जाएंगे, कहेंगे 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेंगे, फ्रीज क्यों नहीं करते? संदीप भाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, अगर इस तरह का खेल खेला जाएगा दिल्ली सरकार के साथ, वो अच्छी बात नहीं है। अभी आपने देखा इसी चैनल पे आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने पैथोलॉजी बंद कर दिया, लैब बंद कर दिया, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, राजू प्रताप रूडी जी उस पर आपत्ति कर रहे हैं, इस समय में आप प्राइवेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स को सबक सिखा रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ। तो भाई चित भी मेरी पट भी मेरी। एक तरफ के अग्रवाल जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, बहुत सही बात उन्होंने कही, जो हॉस्पिटल ठीक से काम नहीं करेंगे, बेड नहीं दे रहे हैं, उन पे हम FIR भी करा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनको टेक ओवर भी करेंगे। लेकिन उस पर भाजपा के लोग बार बार ये कहना कि हम पैथोलॉजी पे कार्रवाई नहीं कर सकते, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई नहीं कर सकते। अरे भाई, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ खड़े हैं ऐसे समय में। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है के अग्रवाल जी ने, और उनकी बात को दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में बिल्कुल हम उसको लागू करेंगे, जो हॉस्पिटल लापरवाही करेंगे उनको लेंगे। दूसरी बात जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीनेश जी कह रही थी, फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, दिल्ली सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल हैं उसमें बड़े हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल की संख्या में 38-32 उसका आंकड़ा लगा सकती हैं, LNJP, GTV, राजीव गांधी, यानी जो हमारे बेड की संख्या है उसके आधार पे 10,000 बेड में से 4,000 से ज्यादा बेड सिर्फ कोविड के लिए रखा गया।
लेकिन हार्ट का पेशेंट आ जाएगा, लीवर का पेशेंट आ जाएगा, किडनी का पेशेंट आ जाएगा, कैंसर का पेशेंट आ जाएगा, अन्य बीमारियों के भी पेशेंट हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए बाकी हॉस्पिटल अभी नहीं लिया हमने। ऐसी कोई आगे इमरजेंसी आएगी तो पर आपने जो पहली बात कही, मैं शुक्रिया आ रहा हूं आपकी बात पर। 38 में सिर्फ 5 बनाया, 38 में सिर्फ 6 बनाया। नहीं, एक मिनट संजय सिंह, आपने अहम बात कही है। राजीव प्रताप रूडी, अगर दिल्ली सरकार अस्पतालों की गुंडागर्दी, और मैं जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए रखवा लेंगे कैश में, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? इलाज अपने मन मुताबिक करेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है अगर केजरीवाल सरकार, एफआईआर दर्ज करती है, लैब्स मनमानी अपनी कार्रवाई करेंगे, उनको रोकती है, तो गलत क्या कर रही है? देखिए, ये सभी चीजें ऐसी हैं, अगर किसी 2, 4, 10, 20 एक मिनट राजीव, आपको रोक रहा हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मुद्दे पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो? कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीपीई किट में घोटाला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आप वेंटिलेटर पे घोटाला कर रहे हैं। गुजरात में आप वेंटिलेटर घोटाला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे हैं, आपसे संभल लिया। गाजियाबाद में लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आपने पीपीई किट घोटाला कर दिया, आपकी नेता पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त देश हित में सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के हित में सोचना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी, सीधा आरोप बीजेपी पर, तुच्ची राजनीति, मेरे शब्द नहीं है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं आप तुच्ची राजनीति कर रहे हैं। एलजी पर दबाव बनाकर आपने ये फैसला बदलवाया है। देखिए, पूरा स्थिति स्पष्ट हो गया, और हम इस बात को अब पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं, इस बात को समझता हूं, ये पूरी तौर से दिल्ली की सरकार विफल होती हुई दिख रही थी, और उनको अपने विफलता का एहसास था। वो जानते थे कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में किस प्रकार से दिल्ली के लोग कहेंगे कि आप विफल हुए। तो उन्होंने ये शुरू किया कि भाई दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों को दिखाएंगे। आपने जानबूझ करके एक ऐसा असंवैधानिक कदम उठाया जो किसी भी परिस्थिति में ये निर्णय को, चाहे वो कोर्ट को जाना पड़ता या हाई कोर्ट में जाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में, आपने देश के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दी और जान की दी। क्योंकि केजरीवाल साहब सरकारी नौकरी में रहे हैं, हालांकि वो बार बार कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की पैदा करूंगा, इत्यादि इत्यादि। इन्होंने ये जानबूझ, इनको पता था। और आज देखिए सिसोदिया साहब का क्या बयान, नहीं, वो एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए वेंटिलेटर घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। गुजरात के, वो हिमाचल में आपको अपना अध्यक्ष हटाना पड़ा, पीपीई घोटाला, वो मध्य प्रदेश में घोटाले की बात कर रहे हैं कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए केजरीवाल सरकार पर आप निशाना साध रहे। चलिए, उनके आरोप लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात सच है। हम तो एक बड़े साजिश का आपने संदीप जी आपने पर्दाफाश किया। आखिर केजरीवाल साहब का ये हरकत क्यों था? क्योंकि ये कंप्लीटली इरैशनल एक्टिविटी जो पिछले 10 दिन से चला रहे थे, इन्होंने कोविड के बारे में, तैयारी के बारे में, आंकड़ों के बारे में नहीं, ये कॉन्फ्रंटेशन ले रहे थे। और ये जानते थे इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद इनका नैरेटिव क्या होगा। वो नैरेटिव आज सिसोदिया साहब ने शुरू किया कि साहब देश में क्या हो गया। भैया, दिल्ली के लोगों का आपने उपचार बंद करने की घोषणा की, और दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार ने असंवैधानिक विषयों पर रोक लगाया है। अब आप कह रहे हैं कि फलानी जगह फलाना हुआ, बिहार में ये हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान, वो तो वहां नहीं, पर देखिए, एक मिनट मुझे ये बताइए राजीव, एक मिनट ये बताइए, अब ऐसा हो गया है, नैरेटिव क्या बीजेपी ये भी क्रिएट कर रही है कि दिल्ली में ही सिर्फ समस्या है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा, भर्ती नहीं हो पा रहे, या मौतें हो रही हैं, या टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली में है, बाकी देश में सब कुछ ठीक ठाक है, इलाज मुकम्मल है, व्यवस्था दुरुस्त है? हो गया। मेरा तो सीधा सवाल यह था कि दिल्ली की सरकार अपनी विफलता को जानते हुए कि आने वाले दिनों में होना है, उसने एक असंवैधानिक निर्णय लिया
और अब जब केंद्र की सरकार ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस असंवैधानिक निर्णय जो वे देशवासियों के खिलाफ था, दिल्ली के ही खिलाफ नहीं था, देशवासियों के खिलाफ था, उसको उलट दिया है, तो अब ये नहीं, इसमें मेरा पॉइंट सवाल है, इसके बाद तो कोई बहस नहीं है। मेरा सवाल देखिए, जब ये बात उठती है, हमने बड़ी लंबी चर्चा की है। एक मिनट राजीव, एक मिनट, दिल्ली में यूपी वाले या बिहार वाले अगर इलाज कराने आते हैं, और आना चाहिए, इलाज होना चाहिए, मैं ये मानते हुए, पर सवाल ये पूछ रहा हूं, तो इसमें एडमिशन ये है ना कि बिहार में अच्छे अस्पताल नहीं है, यूपी में अच्छे अस्पताल नहीं है, मध्य प्रदेश में अच्छे अस्पताल नहीं है, इसीलिए सबको दिल्ली आना पड़ता है, ये भी एडमिशन किया जा रहा है ना 70 साल बाद भी। मैं उत्तर दूं? हाँ, मैं उत्तर दूं जी। इतना ही नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया। इसके साथ एक बड़ा सवाल, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा कि गुजरात के लोग बिहार जाते हैं काम करने के लिए, पंजाब के लोग बिहार जाते हैं काम करने के लिए, यूपी जाते हैं, तमिलनाडु के लोग बिहार यूपी नहीं जाते हैं, आपको केरला के लोग नहीं जाते, आखिर बेचारे बिहारी हमारे मित्र, हमारे भाई वहां से निकल के पंजाब जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं। वो भी एक बड़ा नीतिगत फैसला है कि आखिर पिछले 70 वर्षों में देश एक तरफा विकसित क्यों हुआ। तो ये बड़े सवाल आप खड़े कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर क्यों रहा, मेडिकल काउंसिल के नियमों को इनको भी हमें रिविजिट करना चाहिए ना राजीव प्रताप। ब्रेक लेना है मुझे, पर संजय सिंह, ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल ये आपसे पूछना अब जरूरी हो जाता है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर आ गए कि एलजी पर बीजेपी दबाव बनाती है, वो तो उनके एजेंट की तरह काम करते हैं। अभी 5-6 महीने से इस बात पर चुप्पी साधे बैठे थे, अब फिर वही पुराना राग। देखिए संदीप जी, सवाल इतने आ रहे हैं और आप जवाब देने का समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूरी बात तो हो नहीं पा रही। इसलिए मुझे मेरे साथ न्याय कीजिए, कम से कम मैं इन लोगों के सवालों का जवाब तो दे सकूं जी। तो इसलिए, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है संदीप जी? हाँ आवाज आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि अभी संविधान तार-तार हो गया, आपके सामने बता रहे थे राजीव प्रताप रूडी जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में दिल्ली के कोरोना योद्धा, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, डॉक्टर्स की एंट्री बैन कर दी, तब संविधान तार-तार नहीं हुआ। अनिल विज वहां के गृह मंत्री हैं, दिल्ली से हरियाणा जाने वाले रास्ते को खुदवा देते हैं, उस दिन संविधान तार-तार नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर की चिंता की बात आप कर रहे हैं, गाजियाबाद में डॉक्टर्स की एंट्री बैन, नोएडा में दिल्ली वालों की एंट्री बैन। योगी जी कहते हैं दिल्ली वाले कोरोना यहां पे फैला रहे हैं, हम इनको घुसने नहीं देंगे। उस समय संविधान तार-तार नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा है, धर्मात्मा है, वो जो कहेंगे बिल्कुल सच है। दूसरी बात, वोट की राजनीति कौन कर रहा है इस समय? वोट की राजनीति आप कर रहे हैं। इस वक्त में, इस महासंकट के समय में भी आप हमारा साथ देने के बजाय धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मोर्चाबंदी, अनार्किस्ट किसको कहते हैं? आप तो हमें धरना करने पर अनार्किस्ट कहते हैं ना, तो आप मानिए कि आपकी पूरी दिल्ली की इकाई कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ अनार्किस्ट बन के हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आपका क्या सहयोगात्मक रवैया है? आप संविधान की बात कर रहे हैं रूडी साहब, यहां दिल्ली में 17,500 करोड़ रुपए में से 17.5 रुपए आपने आपदा प्रबंधन के नाम पे नहीं दिया दिल्ली को। और जब आपके नेताओं से पूछा गया तो आपने कहा ये तो यूटी है, हम इसकी क्यों मदद करें? ये आप भेदभाव की राजनीति करते हैं। दिल्ली वाले यूटी हैं, इसलिए आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। 17,500 करोड़ रुपए पूरे देश को बांटेंगे। कश्मीर में कल पाकिस्तान हमला कर देगा, आप कहेंगे यूटी है, हम क्यों वहां पे मदद करें? पौंडीचेरी में कोई आपदा आ जाएगी, भूकंप आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, आप कहेंगे यूटी है, हम पौंडीचेरी की मदद नहीं करेंगे। तो आप दुर्भावना, सौतेला व्यवहार लगातार दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली राज्य सरकार के साथ कर रहे हैं। ठीक है। आप सब कुछ संवैधानिक कर रहे हैं, न्यायपूर्ण कर रहे हैं। और अगर हम दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा के लोगों की चिंता कर रहे हैं तो हम असंवैधानिक कर रहे हैं। तो राजनीति देखिए किस तरह से हावी है। मैंने संजय आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम दिया, पर राजनीति हावी है कोरोना पर। ये राजनीतिक युद्ध क्यों है, ये मेरी समझ से परे है। साथियों, अगर हम साथ नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी संदीप जी, जो बहस का मुद्दा है अगर हम उसको पलट कर देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कल को महाराष्ट्र कहेगा टाटा हॉस्पिटल सिर्फ हमारे डोमिसाइल के लोगों के लिए, कर्नाटक कहेगा विमेंस उनके लिए है, शायद तमिलनाडु का शंकर नेत्रालय हमारे लिए। तो ये सब बातों के तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जॉब्स पे डोमिसाइल और इलाज पे डोमिसाइल दो अलग चीजें। मैं सिर्फ दो बातें करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ा,
प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि आप ताली थाली सब बजाइए, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी की एक शब्द नहीं सुना है। और उन्हीं के सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। कहीं बहुत डिस्कनेक्टेड स्ट्रैटेजी रही है। ठीक है, आई एम सॉरी, आज कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर के अग्रवाल, सॉरी सुप्रिया, डॉक्टर के अग्रवाल, युद्ध से आगे चलना होगा ना, छोटा सा कमेंट चाहूंगा सर, कंक्लूडिंग कमेंट। डेफिनेटली इस वक्त में पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से आप पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को और बाकी जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, मेडिकल फेटर्निटी के साथ में एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए। ऐसे या सारे वो डॉक्टर जो पद्मा अवॉर्डी हैं या सारे एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स के साथ में सारी पार्टीज अगर मिलके बैठे, let us not involve the ruling parties and this and that. Let all parties sit together and see कि हम इस विपदा से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, जो कोरोना वॉर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनकी सलाह तो ले लीजिए, डॉक्टर्स से तो बात कर लीजिए, राजनीति बंद कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।